नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत गत सेशन में हम लोगों ने पढ़ा भारतीय शिक्षा आयोग के संदर्भ में। आज भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें किन किन बिंदुओं पर थी जो समिति के गठन के समय भारतीय शिक्षा आयोग के कार्यक्षेत्र निर्धारित किए गए थे, उनके अनुरूप उनकी सिफारिशों का एक क्रम, व्यवस्थित क्रम जो हमारे सम्मुख पेश हुआ। उसको पहले बिंदु पर था प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में हमने देखा गत सेशन में। उसके वित्त के बारे में, संगठन के बारे में, नीति के बारे में, पाठ्यक्रम, माध्यम और शिक्षण प्रशिक्षण आदि बिंदुओं पर आयोग ने अपनी सिफारिशें की। आयोग के सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण बात थी प्राथमिक शिक्षा का गहन अध्ययन। जैसा कि आयोग ने पहले ही तय कर दिया, प्राथमिक शिक्षा निकायों के हाथ में रहेगी और उच्च और माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत संस्थाओं या संगठनों के द्वारा रहेगा। उसी के क्रम में प्राथमिक शिक्षा का एक आधारशिला आयोग भारतीय शिक्षा आयोग तय करता है। 1882 हंटर कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। चूंकि गत सेशन में आपने देखा 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारत पर कंपनी शासन समाप्त करके ब्रिटिश सरकार का सीधा स्वयं का शासन हो जाता है। उसके उपरांत 1861 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय वैधानिक अधिनियम पारित किया था, जिसके अंतर्गत भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया जाता है। उसके बाद फिर आता है समय 1880 का। लॉर्ड रिपन महोदय जब भारत आते हैं गवर्नर के रूप में, उनके समक्ष मिशनरियों द्वारा भारतीय शिक्षा की नीति का संवर्धन संशोधन करने के लिए विचार दिया था। उसी क्रम में लॉर्ड रिपन महोदय समिति का गठन करते हैं। गठन करने के उपरांत भारतीय शिक्षा आयोग के माध्यम से 20 सदस्यों की टीम बनाते हैं और उसके उपरांत गहन अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद सिफारिशों का एक क्रम या व्यवस्थित क्रम पेश करते हैं। वो सन होता है 3 जनवरी 1882। 3 जनवरी 1882। इसी में सबसे पहली बात आती है प्राथमिक शिक्षा, जिसको हमने गत सेशन में देखा। इसके पाठ्यक्रम को, माध्यम को, और आज इसके बाद अगला क्रम है माध्यमिक शिक्षा। सिफारिशें में प्राथमिक, फिर माध्यमिक शिक्षा यानी इसके उद्देश्य के लिए उन्होंने कहा जन शिक्षा का प्रसार, जन शिक्षा का प्रसार हो और व्यवहारिक ज्ञान, यानी इस पूरे काम के पीछे क्या उद्देश्य था। दूसरा था माध्यमिक, यहाँ पे जन शिक्षा का प्रसार और व्यवहारिक ज्ञान, इन दो बिंदुओं के आगे की बात करते हैं, जिसमें आता है इसी के क्रम में जब हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा का, तो यहां आता है सामान्य जीवन की तैयारी। उद्देश्य में सामान्य जीवन की तैयारी एवं उच्च शिक्षा में प्रवेश, एवं उच्च शिक्षा में प्रवेश, इन दो बिंदुओं को मूल में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा की रूपरेखा जब तैयार की जाती है तो वहां यह रखा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा, जैसा कि पहले ही तय किया गया कि माध्यमिक शिक्षा निजी यानी व्यक्तिगत संस्थाओं या संगठनों के द्वारा संचालित होगी, लेकिन जिन क्षेत्रों में निजी संगठन या धनी व्यक्ति का अभाव हो या लोग सक्षम न हो, वहां पर एक मॉडल स्कूल बना करके साझा अनुदान प्रणाली के माध्यम से एक स्कूल स्थापित किया जाए और विद्यालय का
भाषा के बारे यानी माध्यम की बात करें तो वहाँ माध्यम के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार किया गया। पाठ्यक्रम में दो रूप से पाठ्यक्रम रखा गया, ए और बी। ए में साहित्यिक और बी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जिसके माध्यम से रोजगारपरक ज्ञान विज्ञान से परिचित कराया छात्रों को। उसके अगले क्रम में रखा गया शिक्षण प्रशिक्षण के लिए भी अध्यापकों को प्रशिक्षित शिक्षक ही वहां नियुक्त किए जाएं। माध्यमिक शिक्षा के बाद जो अगला क्रम था वो था उच्च शिक्षा का। उच्च शिक्षा में भी सामान्य जीवन की तैयारी, उच्च शिक्षा में प्रवेश, यहां पे एक सबसे ज्यादा है उच्च ज्ञान। उच्च ज्ञान सबसे पहली प्राथमिकता। दूसरा मानवता। ये जो सबसे पहली बात आई थी उच्च ज्ञान। उच्च ज्ञान में हम रखेंगे कि व्यक्ति को चुनाव करने की स्वतंत्रता दी गई, अर्थात वहां पे दो विषय की बात नहीं थी। वहां व्यक्ति का जो रुचि हो, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहे उस क्षेत्र में जाए, अपनी रुचि को अर्जित करे। और रुचि जब उच्च ज्ञान अर्जित करेगा तो उसके बाद क्या होगा, विशेषज्ञों का निर्माण होगा। विशेषज्ञों का निर्माण हो, उच्च ज्ञान की प्राप्ति हो। और यहाँ मानवता में नैतिक उत्थान, प्रकृति धर्म और धर्म का ज्ञान, यानी मानवता के साथ नैतिक उत्थान, प्रकृति ज्ञान या प्रकृति धर्म, इन सभी बिंदुओं को उच्च शिक्षा के उद्देश्य में समाहित किया गया। यहाँ शुरू किया गया जन शिक्षा, प्राथमिक में, माध्यमिक में सामान्य जीवन की तैयारी और उच्च शिक्षा में प्रवेश। और उच्च शिक्षा में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला उद्देश्य था उच्च ज्ञान की प्राप्ति। उच्च ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य था विशेषज्ञों का निर्माण करना और एक प्रत्येक विषय की रुचि छात्र को स्वतंत्रता पूर्वक लेने की स्वतंत्रता दी गई। और उसके बाद था प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए उनको रखा जाए जो भारतीय, यानी जो यूरोपीय विश्वविद्यालय में भारतीयों का प्राथमिकता, यानी जो भारतीय हो, जो यूरोपीय विश्वविद्यालय से पढ़े हो, उन्हें क्या किया रखा जाए, उनको नियुक्त किया जाए प्राध्यापक के रूप में। इस प्रकार से उच्च शिक्षा की आधारशिला भारतीय शिक्षा आयोग ने तय किया। उसके बाद अगला जो क्रम था वो था स्त्री शिक्षा का। स्त्री शिक्षा में भी बहुत कमी थी, जिसकी वजह से भारतीय शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया। इसके प्रोत्साहन के क्रम में स्त्री शिक्षा के लिए स्पेशल बालिका विद्यालय की स्थापना, बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल खोलने की व्यवस्था, बालिकाओं के विद्यालय के लिए अनुदान प्रणाली को और उदार बनाने की व्यवस्था, बालिकाओं को छात्रावास की व्यवस्था, उचित छात्रवृत्ति की व्यवस्था, यानी स्त्री शिक्षा के बाद जो अगला क्रम था वो था मुसलमानों के बच्चों के शिक्षा के संबंध में सुझाव। मुसलमानों के बच्चों के शिक्षा के संबंध में भी सुझाव, जैसा कि ऊट के घोषणा पत्र में भी था, यहाँ पे थोड़ा उसकी बृहद व्याख्या की। और भारतीय शिक्षा आयोग ने सर्वप्रथम कहा इनके लिए अलग से स्कूल खोले जाएं और जो भी मुसलमानों की शिक्षा देने के लिए स्कूल खोलता है उसको, उन संस्थाओं को, निजी संस्थाओं को, संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए और हिंदुस्तानी के साथ साथ फारसी को भी शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में, विशेषकर जो क्षेत्र मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हो, वहां पर हिंदुस्तानी के साथ साथ फारसी को भी शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और मुसलमानों को विशेषकर छात्रवृत्तियां दी जाए और शिक्षा को, प्रगति को इनको अलग से दिखाया जाए। वहीं पर स्त्री शिक्षा की प्रगति को भी अलग से दिखाने की बात कही और यहाँ मुसलमानों की शिक्षा की भी, जिससे कि उनकी प्रगति अलग से देख करके उसके तदनुकूल भारतीय शिक्षा आयोग या वर्तमान में जो भी सरकारें हों उसके संवर्धन और विकास के बारे में कुछ विशेष कदम, ठोस कदम उठाने में अपने आप को सक्षम महसूस करें। अगला बात था पिछड़े एवं निम्न जातियों के बच्चों की शिक्षा के संबंध में सुझाव। इसी शिक्षा
अगला पॉइंट था पिछड़ी एवं निम्न जातियों के बच्चों की शिक्षा के संबंध में सुझाव, यानी पिछड़ी एवं निम्न जाति। के संबंध में आयोग ने सर्वप्रथम कहा कि बिना भेदभाव के, बिना जाति भेदभाव के इन बच्चों को, सभी बच्चों के समान शिक्षा दिया जाए और निम्न जातियों के बच्चों को के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं और पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए संभव हो तो पिछड़ी जाति के ही शिक्षकों को नियुक्त किया जाए और शिक्षा जहां तक हो सके वहां तक निःशुल्क की जाए, यानी पिछड़ी जातियों और निम्न जातियों के लिए शिक्षा निःशुल्क की जाए और विशेष छात्रवृत्तियों देने का भी व्यवस्था किया जाए। दो बातें इसमें निकल कर सामने आई, एक पिछड़ी एवं निम्न जातियों को निःशुल्क शिक्षा और दूसरी बात विशेष छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की जाए। अगले क्रम था पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा के संबंध में, यानी पिछड़ी एवं निम्न जाति यहाँ थी और यहाँ क्या था, पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में। जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था के लिए, बहुत पिछड़े हुए हैं उनके लिए अलग से सरकार स्वयं स्कूल खोले और जो लोग इस व्यवस्था को प्रोत्साहित करते हैं उन्हें भी सरकार प्रोत्साहित करे और क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराई जाए तथा सभी स्तरों की शिक्षा यहाँ पे क्या हो, दी जाए और निःशुल्क दी जाए। यानी जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में सभी स्तरों की शिक्षा, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, हाई स्कूल स्तर और कॉलेज स्तर की शिक्षा, ये चारों स्तर की शिक्षा का बात निःशुल्क की गई और उन्हीं क्षेत्रों की बात हुई जहां पे अति पिछड़ा इलाका हो, जहां पे जनसंपर्क बहुत कम हो, बहुत पिछड़े लोग हों। ऐसे बहुत से अनेक पिछड़े वर्ग थे क्षेत्र, इन क्षेत्रों पे इन योजना को लागू होने से वहां के जन समूह, जन समुदाय को बहुत लाभ हुआ और विशेष छात्रवृत्तियां देने की बात वहां भी की गई अति पिछड़े क्षेत्रों में। अगली बात थी धार्मिक शिक्षा के संबंध में सुझाव। आयोग ने धार्मिक शिक्षा के संबंध में धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में आयोग ने कहा धार्मिक शिक्षा न दी जाए, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा न दी जाए, लेकिन गैर सरकारी स्कूलों में प्रबंधकों की इच्छा किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। प्रबंधकों की इच्छा के अनुकूल वो दिया सकती है। धार्मिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों को अनुदान देते समय उनकी शैक्षिक उपलब्धियों को देखा जाए, यानी धार्मिक शिक्षा जो विद्यालय दे रहे हो उन्हें अनुदान अगर दिया जाए तो किस आधार पर, शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर दिया जाए। धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में यहाँ तीन बातें निकल सामने आई। पहला, धार्मिक शिक्षा की छूट सरकारी विद्यालयों में नहीं होगी। दूसरी, अगर होगी तो कहाँ, जहां पे गैर सरकारी स्कूल है और भी प्रबंधकों की इच्छा से किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन जो तीसरी बात सामने आती है वो क्या, कि जो विद्यालय धार्मिक शिक्षा देने वाले हैं उनको अनुदान देते समय उनकी शैक्षिक उपलब्धि को देखा जाए। इसके साथ एक बिंदु और था, भारतीय शिक्षा में ईसाई मिशनरियों की भूमिका के संबंध में क्या सुझाव था। जैसा कि प्रारंभ में ही कहा गया कि ईसाई मिशनरियां भारतीय शिक्षा में अपना वर्चस्व हासिल करना चाहती थी, लेकिन भारतीय शिक्षा का उसका नियंत्रण न हो सका और इसी आशा और विश्वास के साथ वो लॉर्ड रिपन से मिले और लॉर्ड रिपन का जो ये था भारतीय शिक्षा आयोग समिति का गठन और भारतीय शिक्षा के संदर्भ में जो सुझाव सिफारिशें उन्होंने दिया वह उनके अनुकूल नहीं था और उनके आशाओं पे पानी फिर गया। शिक्षा का ईसाई मिशनरियों पे छोड़ दिया गया, नहीं ऐसा था, व्यक्तिगत हाथों में दिया गया। ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाया जाए, भारतीय द्वारा चलाया जाए, ये भी भेदभाव न बरता जाए दोनों स्कूलों में। इस प्रकार से लॉर्ड रिपन को भारतीय जनसमूह सज्जन रिपन के नाम से भी जानता है। उनके इसी घोषणाओं को देखते हुए भारतीय जनमानस उनको सज्जन रिपन भी कहते थे। और फिर हम अगले क्रम में देखेंगे भारतीय शिक्षा आयोग का मूल्यांकन। धन्यवाद।